नमस्कार। आरोग्य पीठ के डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे घुटने के दर्द के संबंध में, और आज के पूरे कार्यक्रम में बताएंगे आपको घुटने दर्द के लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, सावधानियां क्या हैं और क्या ऐसे मिथ्स हैं, क्या ऐसी भ्रांतियां हैं जिनके कारण से लोग दुखी और परेशान हो जाते हैं। तो आओ शुरू करते हैं घुटने के दर्द के संबंध में कुछ बातचीत से। तो घुटने का दर्द एक ऐसा दर्द है कि जो व्यक्ति की जिंदगी को जीना हराम कर देता है। न वो चल सकता है, न बैठ सकता है, न खड़ा हो सकता है। और इवन समस्या तब आ जाती है जब व्यक्ति का वजन बढ़ रहा हो और घुटनों में दर्द आ गया हो। तो वजन कम करने के लिए चलना जरूरी है, और घुटने अगर चलेंगे तो घुटने खराब होंगे। तो घुटने दर्द हैं, चल सकते नहीं, वजन बढ़ रहा है और वजन घुटनों को और ज्यादा खराब कर रहा है। और आज घुटने के संबंध में एक और महत्व की बात है कि घुटने के रोग की न कोई उम्र है और ना ही कोई लिंग से संबंध है और ना ही उसका किसी आर्थिक अवस्था से संबंध है। छोटे बच्चों को भी घुटने का दर्द हो रहा है। बड़ी उम्र वाले लोगों को पहले दर्द होता था, अब वो भी खत्म हो गया। तो गरीब को भी है, अमीर को भी है, शहर में भी है तो गांव में भी है। यानी अगर देखें तो आधी से अधिक आबादी घुटने के दर्द से पीड़ित हो रही है। तो ऐसे भयंकर रोग के संबंध में आज हम बात करेंगे, जिसके लिए आपको इसके संबंध में पूरा जानना बहुत जरूरी है। तो क्या क्या लक्षण हैं जिसको हम इनिशियली देखें कि घुटनों का दर्द ही मेरे को होने वाला है, इसकी क्या पहचान है। तो शुरुआत होती है दो, इसको हम पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक हो गया सडन, जैसे एक्सीडेंट हो गया, गिर गए, चोट लग गई, इसीलिए घुटने में दर्द आ गया। तो पहले से पता नहीं चला, अभी गिरे, दर्द आ गया। दूसरा एक क्रम होता है जो स्लोली ग्रेजुअली डेवलप होता है, और उसकी पहचान क्या होती है कि जब हम कभी सीढ़ियां चढ़ते हैं तो सीढ़ी चढ़ते समय हमारे जो घुटने का आगे वाला पार्ट है उसमें दर्द आना शुरू हो जाता है। हम जल्दी थक जाते हैं, या फिर थोड़ा और एडवांस लेवल आता है तो हमारे को जमीन पर बैठना और खड़े होने में भी असुविधा आने लगती है। और जमीन पर बैठने और खड़े होने के अलावा थोड़ी दूर चले हमारे घुटने एकदम रुक जाते हैं, घुटने लॉक हो जाते हैं। और एक अवस्था में तो ये भी होता है कि हम लेट गए तो लेटते समय भी हमारे को दर्द हो जाता है। घुटने के आसपास स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, लाल होना शुरू हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है, गर्म होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे घुटने के, केवल घुटने के अंदर नहीं तो घुटने से नीचे भी जो हमारा काफ मसल का एरिया है, पिंडली का दर्द, या उससे थाई की तरफ ऊपर भी दर्द रेडिएट करने लगता है। चौकड़ी लगाकर बैठना, आलती पालती मारकर बैठना बहुत दुर्लभ हो जाता है, बहुत ही कठिन हो जाता है। तो जब ये छोटी छोटी शुरुआत आ जाती है और हम उसकी केयर नहीं करते, उसकी हम चिंता नहीं करते हैं, तो यही घुटने का दर्द हमारी भयंकर रोग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो अनेक सारे और रोगों को लाने का कारण भी बन जाता है। अब दूसरी बात आई चोट की। तो चोट तो हमारे उसमें नहीं है, अचानक गए और गिर गए, घुटने के बल चोट लगी, घुटने में चोट लगी और दर्द होना शुरू हो गया। लेकिन इन दोनों में अंतर है। चोट के कारण से होने वाला दर्द जल्द ठीक हो जाता है, लेकिन जो ग्रेजुअली दर्द बढ़ा है, धीरे धीरे दर्द बढ़ा है, उसमें समय लगता है ठीक होने में। क्यों? तो उसकी बात करेंगे हम कि आखिर इसके कारण क्या क्या है। तो जब कारण में आएंगे तो ऑटोमेटिकली हम उसके समाधान को उसी दिशा से देखेंगे। तो अनेक सारे कारण इस दर्द के आते हैं, जिनमें से एक कारण मैंने बताया, सडन चोट लगी थी। चोट लगने के कारण से घुटना ट्विस्ट हो गया, या घुटने की जो कटोरी जिसको बोलते हैं, पटेला जिसको बोलते हैं, उसमें इंजरी हो गई। उसके अंदर जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू हैं, कार्टिलेज हैं, लिगामेंट्स हैं, वो ब्रेक हो गए। तो अगर लिगामेंट ब्रेक हो गए या कार्टिलेज में गड़बड़ी हो गई, या फिर जो अंदर
एक जो फ्लूइड होता है जिसको सामान्य भाषा के अंदर हम प्रयोग करते हैं कि ग्रीस सूख गया है, पानी सूख गया है, घुटने का ग्रीस खत्म हो गया है, तो वो साइनोवियल फ्लूइड भी जब खत्म होने लगता है तब भी जो हमारी हड्डियां हैं वो दोनों आपस में टकराने लगती है और होने के कारण से दर्द आना शुरू हो जाता है। लेकिन ये साइनोवियल फ्लूइड चोट लगने से एकदम खत्म नहीं होता। चोट लगने से तो केवल जो उसके सॉफ्ट मसल्स हैं, टिश्यू है, वही ब्रेक होंगे। तो यह इंजरी एक अलग प्रकार का होता है। लेकिन दूसरा जिसको हम क्रॉनिक नी डिजीज के नाम से बोल देते हैं, उसके जो रीजन आते हैं उसमें से शुरुआत में आता है वो आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी जॉइंट्स के अंदर धीरे धीरे इन्फ्लामेशन आ जाना। सूजन आएगी तो उसके फ्लूइड को अंदर जो आना चाहिए और उसका रोटेट होना चाहिए वो ठीक से रोटेट होता नहीं है, तब फिर वो सूखना शुरू हो जाता है। कभी कभी इन्फ्लामेशन ऐसी आती है कि वहाँ अधिक फ्लूइड बनना शुरू हो जाता है और वो फ्लूइड उसके दाएं बाएं भरना शुरू हो जाता है। इसीलिए बहुत बार पेशेंट आके कहते हैं मैंने तो 1 कप पूरा इसका इंजेक्शन से इसका फ्लूइड निकलवाया, तब रिलीफ हो गया, लेकिन फिर आ गया। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। दूसरा इसके और एडवांस स्टेज आती है, वो आती है रियोमेटॉइड अर्थराइटिस। अगर रियोमेटॉइड डिजीज है जिसको हम ऑटो इम्यून डिजीज के नाम से जानते हैं, रियोमेटॉइड डिजीज, यह डिजीज ऑस्टियोआर्थराइटिस से ज़्यादा खतरनाक होती है। इसको RA ऐसा बोलते हैं। और इसके अंदर घुटनों के अंदर स्वेलिंग तो आती है, ये दर्द 24 घंटे के दर्द में बदल जाता है। क्या सोना, क्या जगना, क्या चलना, क्या उठना, क्या बैठना, हर समय इतना बेचैन कर देता है। और इवन डिफॉर्मिटी होना शुरू हो जाती है कि घुटने के जो हमारे जोड़ हैं वो बदलना शुरू हो जाते हैं। तो आपने बहुत से लोगों का देखा होगा, कुछ लोग ऐसे वो लेग्स उसमें आ जाते हैं और कुछ की तकलीफ होती है वो इनसाइड में आ जाते हैं, यानी एड़ियां बाहर, घुटने ऐसे इनसाइड में। इसको हम नौकनी के रूप में भी जानते हैं। ज़्यादातर ये बच्चों में नौकनी पाई जाती है, लेकिन जो उम्र के कारण से बदलने वाला दर्द है उसमें बोलेक्स आती है। और बोलेक्स अर्थराइटिस और रियोमेटॉइड अर्थराइटिस के कारण से अधिक आने की संभावना होती है, क्योंकि वहाँ पोस्चर चेंज हो जाता है, डिफॉर्मिटी हो जाती है। और भी अनेक सारे कारण हैं जिसके अंदर हो सकता है वहाँ सिस्ट बन गई हो। एक वर्साइटिस भी इसका कारण हो जाता है। और ये तो मैं साइंटिफिक नाम ले रहा हूँ, वर्साइटिस है, सिस्ट है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रियोमेटॉइड अर्थराइटिस है, लेकिन इनके कारण कुछ जो और हैं जिनको जानने की जरूरत है। जो सामान्यतः व्यक्ति शुरू होना कब है, लक्षण कब आए और हुआ कब से है, ये समझना ज़्यादा जरूरी है। तो जो रूट कॉज हैं जिनके कारण से ये छोटी छोटी चीज़ें आई, जिनके बारे में मैंने आपको साइंटिफिक बात की, मोर देन 90% केसेस, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, चाहे वो रियोमेटॉइड अर्थराइटिस हो, खासकर फीमेल्स में, क्योंकि घुटना दर्द मेल में भी आता है लेकिन फीमेल में बहुत ज़्यादा होता है, और वो होता है प्रसूति रोग के कारण। प्रसूति रोग, एक गांव के रहने वाले लोग इस बात को समझ जाते हैं प्रसूति रोग क्या है, लेकिन जब डिलीवरी होती है और डिलीवरी के समय यानी बच्चा पैदा हुआ उस समय से लेकर अगले 8 दिन तक महिला को किसी भी प्रकार के ठंडी चीजों के संपर्क में नहीं आना चाहिए। और जो महिलाएं प्रसव के बाद, डिलीवरी के बाद ठंडी चीजें खा लेती हैं, ठंडे पानी में हाथ धो लेती हैं, ठंडे पानी से काम कर लेती हैं, जब वो ऐसा कर लेती हैं तो उस समय तो उनको समझ नहीं आ रही होती है, लेकिन वह छोटा सा काम उसकी जिंदगी में भयंकर तूफान मचा देता है और केवल घुटना नहीं, सारे शरीर के जॉइंट्स को पकड़ कर बैठ जाता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर ध्यान रखा कि हमने ठंडी चीज़ों से संपर्क नहीं रखना, नहीं चलाना पंखा, बेशक जून के महीना है, नहीं चलाना एसी, कितनी भी गर्मी है, 8 दिन और सारी जिंदगी, क्या महत्वपूर्ण है। तो 8 दिन आपके घुटनों को बर्बाद करने का कारण बन जाता है। दूसरा बड़ा कारण है एजिंग फैक्टर। जैसे जैसे एज बढ़ती है शरीर में कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाती है, विटामिन डी की कमी होना शुरू हो जाती है। यह विटामिन डी की, कैल्शियम की कमी, ये खाने पीने के साथ इसका संबंध है, और साथ ही इसका संबंध है हमारे विचारों के साथ। जब हम तनाव में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं,
तब डाइजेशन पुअर हो जाता है और खाना खराब होने लगता है, खाना पचता ही नहीं है। तो आप दूध बेशक कितना भी लो, पनीर कितना भी लो, हड्डियों की कमजोरी रहेगी। तो दूसरा कारण आता है तनाव, चिंता। तो भोजन, तनाव यानी चिंता, ये आपके घुटनों के दर्द का कारण बनती है। तो इसीलिए यही केवल नहीं, और अनेक सारे कारण हैं जिनको केवल आज बता देना संभव नहीं है। इसीलिए हमने पहले लक्षण शेयर किए आपके साथ, इसके बाद कारण शेयर किए। हाँ, खिलाड़ियों के लिए साथ बात जरूर बताऊंगा, क्योंकि खिलाड़ी कई बार खेलते खेलते उनको ट्विस्ट हो जाता है, मोच हो जाती है। तो न्यूरोथेरेपी में आरोग्य पीठ के अंदर ऐसे खिलाड़ियों के या स्पोर्ट्स इंजरी के कारण से होने वाली नी पेन बहुत इफेक्टिवली, चाहे 20 साल पहले आपके घुटने में तकलीफ हुई थी, आज भी वह ठीक हो सकता है। तो इसीलिए कुछ मिथ्स भी हैं, कुछ भ्रांतियां भी हैं कि अब यह घुटना फ्लूइड सूख गया, एमआरआई रिपोर्ट ने दे दिया, एक्सरे रिपोर्ट ने दे दिया कि फ्लूइड सूख गया, घुटने के जो जोड़ हैं वो आपस में मिल गए और दर्द आ रहा है, अब तो रिप्लेसमेंट ही और कोई दूसरा कारण नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जीवन से हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं, एक है समाधान, रिप्लेसमेंट, सब कुछ नहीं है। इसीलिए ठीक ही नहीं हो सकता है, यह शब्द केवल भ्रांति है। सैकड़ों नहीं, हजारों लोग ठीक होकर गए हैं और आज भी ठीक है, चाहे वो स्पोर्ट्स के कारण रहे हो, चाहे उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस रहा हो, चाहे उनको रियोमेटॉइड आर्थराइटिस रहा हो, चाहे उनके नी जॉइंट मुड़ते ही नहीं थे, आज वो मुड़ते हैं, आराम से चौकड़े लगाकर बैठते हैं, घंटों मेडिटेशन में आ जाते हैं, ऐसा करते हैं। तो मिथ सही है कि ये घुटना अब ठीक नहीं होगा, रिप्लेसमेंट ही होगा। तो इसीलिए ऐसे मिथ्स पर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आवश्यकता है समझदारी की, आवश्यकता है सही जगह पर उपचार की। अगर सही डायग्नोस हो गया और सही ट्रीटमेंट हो गया, सही उपचार हो गया, तब आप फिर से रीजुवनेट हो सकते हैं, रिवर्स हो सकती है आपके घुटनों की समस्या। तो कैसे रिवर्स होती है, उसके लिए आपको न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट के संबंध में जानना होगा। कैसे कैसे है देते हैं हम ट्रीटमेंट, क्या क्या उसके फॉर्मूले हैं, क्या उसके पॉइंट्स हैं, अब हम आपको बताते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा पॉइंट्स। वो पॉइंट्स के लिए रोगी की स्थिति कैसी होनी चाहिए, पिलो की सेटिंग कैसी होनी चाहिए, हमारे प्रेशर का पॉइंट कौन सा होना चाहिए, कहाँ हमको प्रेशर देना है, कितने पॉइंट में प्रेशर देना है, प्रेशर का डायरेक्शन किधर हो, हमारे खड़े होने का स्थान किधर हो, जो हमारे सपोर्ट के लिए स्टैंड या कुर्सियां है उनकी जगह कौन सी हो, और हमारे अल्टीमेटली फोकस कहाँ रहे और वो कितने पॉइंट्स में दिया जाना है। तो ऐसी डिटेल्स हर पॉइंट की मैं आपको बताऊंगा, यहाँ से आप बारीकी से ध्यान करेंगे। अभी हम शुरू करते हैं जो सीधे लेटने वाले पॉइंट्स हैं उनके बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे ध्यान रखिए, 1 बाय 1 उंगलियों पर हमको देना है, ये वाला, ये वाला, और लास्ट में इस तरह 10 उंगलियों पर देना है। और उंगलियों के नाम है, ये है N1, N2, दोनों N3, ये दोनों N3, ये है N4, ये है N5। N4 का मतलब थर्ड टो, N4 का मतलब हो गया नहीं, N4 का मतलब है थर्ड टो, और N5 का मतलब है राइट पैर की थर्ड टो, N6 का मतलब लेफ्ट पैर की फोर्थ टो, N7 का मतलब है राइट पैर की फोर्थ टो, और यह है लेफ्ट की OV1 लास्ट टो और राइट की OV2। इस तरह से इन टोज के नाम हैं। अभी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं और ट्रीटमेंट पॉइंट का नाम है FP1। कैसे देते हैं देखिए, इस वाले हाथ से इस पैर को अपने इन दो यानी अंगूठे और उंगली का ही काम है, इसमें और कोई काम नहीं है। सबसे पहले अंगूठे को जड़ में जैसे हम नट कसते हैं उस तरह से पकड़ना और ट्विस्ट करना, 1 2 3 4, 1 = 1 होता है, लेकिन इसको चारों दिशाओं में करना है। इधर भी किया और
ऊपर नीचे भी इस तरह से 1 2 3 4, जैसे नीचे यहाँ किया ठीक उसी प्रकार इस जॉइंट से ऊपर, और लेकिन ये नाखून के जॉइंट से नीचे 1 2 3 4, और इसी तरह ऊपर नीचे 1 2 3 4। यही काम इस पैर पर किया, अंदर भी 1 2 3 4, ऊपर नीचे 1 2 3 4। इसके बाद फिर नेल के जॉइंट से नीचे, कभी कभी यहाँ पास हो जाता है 1 2 3 4 1 2 3 4। ये 4 की जगह 20 बार भी हो सकता है हर एक, लेकिन मैं भी 1:1 है इसलिए 4 बार दिखा रहा हूँ, 4 टाइम दिखा रहा हूँ। अब ये तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। जिनका पेट ठीक नहीं होता उनको इसमें दर्द होता है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अभी इधर वाली थर्ड तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। यही इधर भी अंदर उंगली लेकर 1 2 3 4 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4, और ये देखिए उंगली मैंने ऐसे की, ऐसे 1 2 3 4। इसी प्रकार फोर्थ टो, यहाँ स्पीड देंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ऐसे मैंने स्पीड में भी दिया 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ऐसे लास्ट में भी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। 1 by 1 करके ये हमने पॉइंट कंप्लीट किया। इसका नाम है FP1। पॉइंट का नाम है FP2। कैसे देते हैं देखिए, दोनों पैरों की पोजीशन यही रहेगी, और अब हमारा हाथ ऐसे इन साइड में हमारे दोनों हाथ जाएंगे, लेफ्ट के साथ लेफ्ट, राइट। इनका जो रोगी का लेफ्ट है वो हमारे राइट हैंड में, और जो उनका राइट है वो हमारे लेफ्ट हैंड में। कैसे जाएगा देखना, ध्यान करना। अभी हमने इन उंगलियों को नीचे ऐसे बारी बारी से दबाना है, ऐसे हमारा हाथ रहेगा। जब हम इसको देंगे तो हमारी ये उंगली इधर रहेगी, ये उंगली इधर रहेगी, 3 उंगलियां नीचे, और ये जो पार्ट है हमारा ये बिल्कुल सटा हुआ रहेगा। कैसे देना है देखिए, ये यहाँ अंगूठा रखा, अंगूठे के तीनों जॉइंट, हर उंगली के जॉइंट पर 1 2 और 3 जॉइंट को प्रेशर देते हुए आगे बढ़ना है। 1 2, आगे मोड़ते ले जाना है। 3 1 2 3 1 2 3। ऐसे हमने किया। फिर इस पर आगे सपोर्ट देना है, रोकना नहीं है। 1 2 3, ये बिल्कुल सटना चाहिए और ऊपर न जाकर नीचे दबाव जाना चाहिए। यानी स्पेशली देखिए नीचे दबाव ऐसे जाएगा। तो कैसे किया, 1 2 and 3, घुटना मुड़ेगा नहीं, 1 2 and 3। ऐसे ही अगले टो को भी लेना है, 1 2 3 1 2 3 1 2 and 3। इस प्रकार ये भी पैर 1 2 3 1 2 3 1 2 3। यहाँ बिल्कुल गैप नहीं है। हाथ रखने का तरीका यही है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसी प्रकार ये भी 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इस प्रकार ये भी 1 2 3 1 2 3 1 2 3। और इस तरह से लास्ट टो 1 2 3
1 2 3 1 2 3। यहां ध्यान करने की एक बात है कि हमने जब इस उंगली को ऐसे नीचे किया तब ये उंगली मुड़नी नहीं चाहिए, ये पूरा पंजा नीचे की तरफ ही दबना चाहिए, चाहे इस उंगली पर जाए चाहे किसी पर जाए, पंजा यहां से ऊपर नहीं मुड़े, नीचे ही आना चाहिए। इस प्रकार से ये हमारा पॉइंट है। हाँ, इसको मोड़ने में दर्द होता है, इसीलिए सपोर्ट के लिए इस उंगली को उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने इस उंगली को दबाया तो रोकना नहीं है, केवल उंगली की ग्रिप दी, बस ऐसे इस तरह से दे सकते हैं। बाकी दर्द होता है, शुरुआत में थोड़ा होता है, सावधानी से करें। ये था FP2। पॉइंट नंबर N3। N3 में तकिया दोनों जंघाओं के नीचे एक पिलो लगाना और सेट करना, थोड़ा सा पैरों में अंतर होने के बाद स्टैंड्स हमारे हिप्स के, रोगी के हिप्स के पास में, दोनों स्टैंड्स या कुर्सी बीच में खड़े होकर या साइड में खड़े होकर पहले एक पैर कहां पर प्रेशर डालना है ध्यान करिए। तो N3 है जो हमारा ये जॉइंट है, यहां से ये जॉइंट है थाई जॉइंट, यहां पर हमारा पैर, इधर वाला पैर इधर आएगा और इधर वाला पैर इधर जाएगा। ये जगह हमारे दोनों पैरों की होगी, मतलब हमारे पैर का एक हिस्सा इधर स्पर्श करेगा और बाकी पैर थाइस पर रहेगा। कैसे है अब आप देखिए, यहां देखिए दोनों पंजे साइड में खुले रहेंगे। अगर पंजे अंदर हैं तो दर्द का कारण होंगे। पूरा शरीर रिलैक्स, दोनों हाथ ऊपर की दिशा में। हमने अपने को एक पैर रखा, अभी अपना संतुलन अपने ऊपर बनाया, दूसरा पैर रोगी के दूसरी जांघ पर रखा। हमारी एड़ियां मिली हुई होनी चाहिए, पंजे बाहर की तरफ, जो पेल्विक बोन है उसको स्पर्श करते हुए अभी हमारा वजन नहीं डाला। यहां प्रेशर हल्का इनसाइड जाएगा, बाहर नहीं, सीधा भी नहीं, थोड़ा सा ये इनसाइड ऐसे, यानी ये हमारा प्रेशर ऐसे हमने डाला। और प्रेशर से रिलीज करने का तरीका क्या होगा, हल्का सा घुटने मोड़ने और वजन अपने स्टैंड्स पर और हल्का ऐसा। यहाँ पैर उठा भी सकते हैं लेकिन शरीर से छोड़ने नहीं है। ये क्रम है हमारा। अब मैं शुरू करता हूँ। ये 1 2 3 4 5 6, एक हो गया, तुरंत बाद 1 2 3 4 5 6, फिर यहीं से 1, ये तीसरी बार दे रहा हूँ, 4 5 6, और यही काम मैंने किया यहाँ 1 2 3 4 5 6, और यही मैंने किया यहाँ छठी बार 1 2 3 4 5 6, यही सातवीं बार। और सीधा होना चाहिए, एकदम सीधे, इस प्रकार से रहना बहुत जरूरी है। और फिर आठवीं बार प्रेशर डाला 1 2 3 4 5 6, और तुरंत वजन अपना लिया और धीरे से पैर साइड किया और उतर गए। ये था पॉइंट N3। N4 तो हमने पिल्लो हटाया। N4 की पोजीशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। तकिया N4 के लिए यही लगा रहेगा, दोनों पैर बिल्कुल उसी प्रकार से N1 की तरह से, और खड़े होने की जगह रोगी के दाईं तरफ हिप पॉइंट के पास, दूसरा स्टैंड हमसे थोड़ा सा दूर, और ये वाला स्टैंड जितना नजदीक हो उतना नजदीक। पैर बिल्कुल उसी जगह पर जाएगा, केवल बाईं टांग पर ही प्रेशर जाएगा। ये पॉइंट है N4। N4 यहां, यहां और यहां। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट N4 की। ये बिल्कुल जॉइंट के पास, यहां और यहां, ये N4 पॉइंट। N4 ये सीधा प्रेशर
1 2 3 4 5 6, तीसरी जगह मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यही रिपीट भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 3 पॉइंट में इसको हमने दिया। ये हो गया N4। पॉइंट N6। N6 में खड़े होने की स्थिति, एडी जमीन पर, पंजा एल्बो जॉइंट के पास। हमें इसको 3 पॉइंट्स में लेना है, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। इसी प्रकार से जंघा भी यहां एक, दूसरा यहां, तीसरा यहां, 3 जगहों पर लेना है। जंघा के पॉइंट वही हैं जो हम अब तक ले रहे हैं, बाजू के पॉइंट्स जरूर ध्यान करने हैं। खड़े होने का तरीका, पहले हम अपना वजन एडी पर लें, पहले अपना वजन एडी पर और हल्का सा टच करें पंजा, हथेली ऊपर की तरफ, अपने स्टैंड्स पर अपना लगाएं, वजन संतुलन बनाएं, एडी पर अपना वजन रखें, दूसरा पैर उठाकर जंघा पर इस प्रकार से रखना है। देख लो, यानी मैंने पैर ऐसे रखा। अभी तक पैर हमारे ऐसे चल रहे थे, अब ये पैर का डायरेक्शन इनसाइड आएगा, इसीलिए प्रेशर का एरिया हमारा यहां से यहां तक होगा, एडी और पंजा नहीं होंगे, पूरा पैर ऐसे जाएगा। देखिए कैसे शुरू करते हैं। N6, पैर यहां, अभी हमने प्रेशर नहीं डाला, ये पैर रखा, खड़े हुए और एक साथ प्रेशर स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6, यहीं से ये पैर नीचे किया बीच में और इस वाले पैर को भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट किया। 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से ये नीचे लेकर गए यहां और इसको भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। उतरते समय अपना वजन एडी पर लेना, पंजे को हटाना, तब इसको नीचे लेना। पॉइंट LU1, यानी लंग्स को स्टिमुलेट करने का एक तरीका, लेकिन शुरुआत कहां से करनी है? लेफ्ट साइड से शुरू करनी है। न्यूरोथेरेपी का कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए लेफ्ट से ही शुरू किया जाता है। तो ये LU1 लेफ्ट और राइट दोनों ही लंग्स के लिए है। देखिए कैसे, सीधा लेटना है रोगी ने, दोनों बाजू इस प्रकार की स्थिति में, और लंग्स में यहां से लेकर इस स्थान तक रब करना है। मैंने इस कपड़े को हल्का यहां पकड़ा, सलबट नहीं आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये था LU1। इसमें ध्यान ये रखना है, किसी प्रकार का झटका बाजू पर नहीं लगना चाहिए, ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। इतना ध्यान रखते हुए ये पॉइंट कंप्लीट हुआ LU1। पॉइंट LK2 कैसे करना है देखिए। रोगी को राइट साइड करवट देके लेटाना, सिर के नीचे तकिया लगाना और लेफ्ट पैर को ऐसे 90 डिग्री में दूसरे पैरों पर रखना, पिलो पर रखना। राइट लेग पूरी सीधी, पूरी स्ट्रेट, राइट में हिप जॉइंट से बराबर से, थाई जॉइंट के बराबर से, नी जॉइंट पर 3 to 4 पॉइंट पर 2 to 3 सेकंड के लिए प्रेशर देना है। इधर प्रेशर दिया, इधर प्रेशर दिया, धीरे धीरे ये हो गया LK2। पूरा ऊपर से नीचे LK2 में 1 टाइम नीचे तक जाएगा, और अगर 2 LK2 है या 3 LK2 है तो 3 में यही काम 3 बार नीचे तक जाएगा, 3 बार का प्रेशर। ये पॉइंट हो गया LK2। पॉइंट LU1, यानी लंग्स को स्टिमुलेट करने का एक तरीका, लेकिन शुरुआत कहां से करनी है? लेफ्ट साइड से शुरू करनी है। न्यूरोथेरेपी का कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए लेफ्ट से ही शुरू किया जाता है।
तो ये LU1 लेफ्ट और राइट दोनों ही लंग्स के लिए है। देखिए कैसे, सीधा लेटना है रोगी ने, दोनों बाजू इस प्रकार की स्थिति में, और लंग्स में यहां से लेकर इस स्थान तक रब करना है। मैंने इस कपड़े को हल्का यहां पकड़ा, सलबटने आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये था LU1। इसमें ध्यान ये रखना है किसी प्रकार का झटका बाजू पर नहीं लगना चाहिए, ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। इतना ध्यान रखते हुए ये पॉइंट कंप्लीट हुआ LU1। OA1 कैसे देते हैं? तो रोगी को इस प्रकार से उल्टा लेटाना, पहले एक तकिया लगाना, उसके ऊपर आधा ओवरलैप करते हुए दूसरा तकिया लगाना और चिन को अगले वाले तकिए पर रखने के बाद इस पोजीशन में लेटाना। ट्रीटमेंट देना है हमने घुटने के पीछे, यानी बैक ऑफ नी में ट्रीटमेंट देना है। तो उसके लिए पंजे को इस तरह से लेकर हल्का इनसाइड मोड़ना, और जो भी पजामा या कुछ ऐसा कपड़ा है उसको पैर से ऐसे दबाना जिससे कि यहाँ सलवट ना पड़े, और दूसरे पैर से, यानी सीधा पैर है तो सीधे पैर से तलबा, ये तलबा जो गद्दी है, घुटने अपने तलबे की गद्दी है, इससे इस प्रकार से रबिंग करनी है घुटने के पीछे। तो 1 2 3 1 2 3 ऊपर नीचे सब तरफ, जिससे कि घुटने का सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाए। 8 से 10 बार ये रबिंग हमको करनी है। यह है OA1। ध्यान रखना है कि इसमें घुटना है, उल्टा लेटे हुए हैं, बहुत बार रोगी का घुटना मुड़ता नहीं, तो ऐसे में इसको नीचे जाना मुश्किल हो जाता है, वो यहीं रह जाता है। तो फिर यहाँ 1-2 पिलो लगाकर तब भी रखा जा सकता है। कंफर्टेबल होना चाहिए, झटका नहीं लगना चाहिए, चोट नहीं लगनी चाहिए, और अगर घुटने में फ्रैक्चर है तो इसको नहीं देना चाहिए। और ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले को दे सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस को भी दे सकते हैं, लेकिन झटका ना लगे इसका पूरा ध्यान रखना है। तो इस तरह से यह पॉइंट हो गया OA1। अभी पॉइंट का नाम है OA2। OA2 कैसे करते हैं देखिए, पहले रोगी को सीधा लेटाया, लेटाने के बाद जिस भी घुटने में उनको तकलीफ है, दोनों पैरों के अंदर अंतर, जिस घुटने में उनको तकलीफ है, और ज़्यादातर ये नी कैप जाम हो जाता है, इस नी कैप को खोलने का तरीका है OA2। कैसे करते हैं देखिए, पहले दोनों तरफ हल्की सी रबिंग करना इधर से, फिर ये जो नी कैप है, इस नी कैप के दोनों तरफ ऐसे भी रब करना, और इसके बाद जो नी कैप है, इस नी कैप को इधर से प्रेशर दिया, ये उभार आया, और इधर से प्रेशर दिया, ये उभार आया। तो ऐसे नी कैप को फ्री करना, इसके बाद इधर से और इधर से भी करना, नी कैप को फ्री करना। ऐसे नी कैप फ्री किया और ऐसे नी कैप फ्री किया। तो हमने पहले लेफ्ट से इधर नीचे से ऊपर किया, कोनों में, पहले कोनों में किया, फिर इधर उधर किया, इसके बाद ऊपर और नीचे किया। ये करने के बाद हल्की सी ऊपर मसाज और नीचे मसाज, ऊपर मसाज और नीचे मसाज, ऊपर मसाज 2 से 3 बार, और फिर नीचे। इस प्रकार से जब हम नी की मसाज करते हैं तो ये नी कैप फ्री होता है। इसको हल्का हल्का से क्लॉकवाइज भी कर देना चाहिए। इस पॉइंट को ऐसे करने से नी कैप फ्री हो जाता है, और फिर हल्की सी फिर से एक बार मसाज देना पास। इसमें ध्यान ये रखना है, नी कैप जब जाम होता है उस समय पर मूव नहीं करता, तब हमको धीरे धीरे उसको मूव कराने की तरफ लेके जाना है। तो नी कैप को फ्री करना है, इसलिए इस पॉइंट का नाम है
OA2। पॉइंट OA3, नी के आसपास घिसाई करने का तरीका। तो हमने ऐसे घिसाई की और फिर ऐसे घिसाई की, इसके बाद हल्का सा इस जगह को नीचे से ऊपर हमने किया, चारों तरफ से इसको क्लॉकवाइज कर दिया। तो ये ऐसे घिसाई 5-6 बार, ऐसे घिसाई 5-6 बार, नी कैप के पास घिसाई 5-6 बार और क्लॉकवाइज 5-6 बार और हल्का सा ऊपर और नीचे करना। ये OA3। पॉइंट का नाम है OA4। कैसे देते हैं मैं दिखाता हूं आपको। सबसे पहले पेशेंट को, रोगी को लेटाकर इस घुटने को मोड़कर इस पोजीशन में लेकर आना। इधर हमने पकड़ लिया। अभी पूरी लेग को यहां से ऊपर और नीचे सब तरफ क्लॉकवाइज करना है। क्लॉकवाइज करना है, यहां से जो नी है इससे शुरू करेंगे। देखिए कैसे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी एक डायरेक्शन में पूरा करते हुए लेकर जाएंगे। कोई भी एक जगह बचनी नहीं चाहिए। नी से लेकर थाई जॉइंट के एंड तक। क्लॉकवाइज करते हुए पूरा लेग को लेकर जाएंगे। इसके बाद यहीं से नीचे दूसरी दिशा में लेके जाएंगे। कोई भी एक स्थान बचना नहीं चाहिए। क्लॉकवाइज करने के बाद लेग को धीरे धीरे ऊपर से नीचे, सर्कुलेशन ऊपर से नीचे लेकर जाएंगे और धीरे से पैर को सीधा कर देंगे। ध्यान रखना, इसमें ट्रीटमेंट करते समय हमारे नाखून बड़े नहीं होने चाहिए। अगर नाखून बड़े होंगे तो चुभ सकते हैं, इससे इंजरी हो सकती है। नंबर 2, प्रेशर उतना ही देना जितना रोगी सहन कर सके, लेकिन प्रेशर देना है। नंबर 3, कोई भी जगह ऐसी नहीं रहनी चाहिए घुटने से लेकर जॉइंट तक जिस पर हमने क्लॉकवाइज नहीं किया। नंबर 4, घुटने से पंजे की तरफ और घुटने से जंघा की तरफ, इस तरह से हमारा क्लॉकवाइज का डायरेक्शन होगा। ये चीजों को हम इस टेक्निक में ध्यान रखेंगे। और ये था पॉइंट OA4। तो अब बात करते हैं घुटने के दर्द के संबंध में सावधानियां। तो क्या सावधानी रखें? तो नंबर 1 तो अगर घुटने की तकलीफ उम्र के हिसाब से मैं अगर चलूं तो किसी भी उम्र के व्यक्ति को अगर घुटने का रोग आया तो उसको अपना शरीर का वजन नहीं बढ़ने देना चाहिए और वजन कैसे कम हो इस पर काम करना चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी होता है अपने खाने का पूरा प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। रात को क्या खाना, क्या नहीं खाना, दिन में क्या खाना, क्या नहीं खाना, उसका एक शेड्यूल अपने को निश्चित करना चाहिए। जो हमारे कंसल्टेंट आरोग्यपीठ के और डाइट चार्ट देते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। लेट नाइट खाना खाने की आदत को छोड़ना चाहिए। और जोड़ अगर दर्द हो गए हैं तो इसीलिए आपको खट्टी और वादी की चीज़ों को एकदम अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि खट्टी और वादी की चीज़ें आपको इन्फ्लामेशन क्रिएट करेंगी। नंबर 2, अगर आपके घुटने में दर्द है तो अब आप घुटने से कम हाइट वाली चीज़ों पर बैठना रोक दीजिए। ज़मीन पर बैठ जाइए हाथों के सहारे से, जिस तरह का मैंने बताया है किस तरह से बैठना चाहिए। लेकिन जिसकी हाइट घुटने से कम है, आपके सोफे की, आपके घर की डाइनिंग टेबल की, चेयर की, या कहीं और जा रहे हैं उस जगह पर बैठने की, तो जिसकी हाइट भी घुटने से कम है
तब आपके पूरे बॉडी के वजन को उससे नीचे लेके जाना पड़ेगा, हिप्स को नीचे ले जाना पड़ेगा, सारा वजन घुटनों पर आएगा और बार बार ऐसा आने से घर्षण बढ़ेगा और दर्द इंक्रीज होगा, डिजीज बढ़ जाएगी। इसलिए बैठने का तरीका यह विशेष ध्यान रखना है। थर्ड, एक्सरसाइज को नहीं छोड़ना है, घुटने की एक्सरसाइज, लेकिन कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जिनको नहीं करना चाहिए और कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जिनको जरूर करना चाहिए। ये अपने यहाँ जिस तरह से गाइड किया जाता है कि कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी, जैसे बहुत बार मैंने बताया है कि घुटने के अंदर टॉवल लगाकर ऐसे घुटने के जोड़ को मोड़ना है, लेकिन यही एक्सरसाइज बहुत से लोगों को मना है। क्यों? उससे इन्फ्लामेशन, उससे जॉइंट और डिसलोकेट होने लगेगा। तो यह पूरा जानना बहुत आवश्यक है। इसीलिए एक्सरसाइज करना है, लेकिन सावधानी पूर्वक एक्सरसाइज करना है। और जैसे स्पोर्ट्स इंजरी अगर हो गई है तो खाने पीने की छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है। जैसे हल्दी का दूध पीना है, दूध में कच्ची हल्दी का उपयोग करना है, वायु वाली चीज़ों को अवॉइड करना है, जैसे कड़ी, राजमा चावल, उड़द की दाल, अरबी, भिंडी, फूलगोभी, मटर, कड़ी, राजमा, कड़ी और बैगन, कटहल, इनको अवॉइड करना है। ये वायु क्रिएट करते हैं, यानी सारे रोग क्रिएट करते हैं, इसीलिए इनको हटाना है। तो वजन नहीं बढ़ने देना, नियमित एक्सरसाइज, खाने पीने का ध्यान, और शुरू होने से पहले ही जैसे ही पता चला घुटने का दर्द आ गया, तुरंत पकड़ लो। अगर आपने कहा ठीक है देखेंगे, कोई बात नहीं, खर्चा देखना है, शुरुआत में खर्चा नहीं हो जाए, फिर लाखों रुपए खर्चा होता है। जितनी जल्दी बीमारी को पकड़ेंगे उतना जल्दी परमानेंट सोल्यूशन पाएंगे। नहीं तो बाद में आके कहेंगे चल पाते नहीं है, और कहेंगे सर कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, और फिर कितना खर्चा आएगा। हमने कहा भाई 3 महीने लगेंगे। अरे 3 महीने लगेंगे? 15 साल पुराना दर्द 8 दिन में कैसे ठीक कराओगे? सिस्टम ठीक करना है तो शुरुआत में पकड़ना है, तब ठीक हो जाएगा। तो यह छोटी छोटी अनेक सारी सावधानियां हैं जो हमारी वेबसाइट पर भी मिलती हैं आरोग्यपीठ की, उनको देखें। और सावधानियों के साथ ये जरूर जानना है कि घुटने दर्द केवल अकेले नहीं आते। घुटने दर्द अपने साथ अनेक सारी बीमारियों को लाते हैं। उनमें से पहली बीमारी लाते हैं पाचन संबंधी रोग, क्योंकि पाचन के लिए सैर जरूरी है और घुटने दर्द वाला सैर नहीं कर सकता। दूसरा लाते हैं वजन बढ़ाना, वजन कम करने के लिए सैर जरूरी है और घुटने दर्द वाला सैर नहीं कर सकता। और जब मोटापा बढ़ेगा, पेट खराब होगा, तो मोटापे और पेट खराब होने से आने वाली सारी बीमारियां जो लाइन लगाए खड़ी हैं वो सब आती हैं, जिनमें से डायबिटीज भी है, जिसके अंदर ब्लड प्रेशर भी है, जिसमें से अस्थमा भी आता है। इसके कारण गैस, एसिडिटी, माइग्रेन और गैस से बनने वाली अनेक सारी बीमारियां, यानी फिर बीमारी और बीमारी से बीमारी का जाल बुनता चला जाता है। सो ध्यान करना, घुटना शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। यही सारे शरीर के वजन को लेकर घूमता है, और हमने अगर इनके प्रति लापरवाही बरती तो जिएंगे तो जरूर। कितना जिएंगे ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन कैसे जिएंगे ये आप खुद जरूर जानते हैं। तो उस घुटनों के संबंध में आप जानिए और सीखिए न्यूरोथेरेपी, और करिए अपने घर में खुद बैठकर निदान। बहुत बहुत धन्यवाद। शांति शांति शांति।